नमस्ते। मैं डॉक्टर संपतराम रायगर, आचार्य राजनीति विज्ञान, SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम BA पार्ट सेकंड के प्रश्न पत्र प्रथम में ब्रिटेन की संवैधानिक परंपराओं का जिक्र करेंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आग और जिंक के अनुसार अगर हम बात करें तो ये परंपराएं कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने की कार्य करती हैं। यानी परंपराएं वो होती हैं जो, अगर हम बात करें, कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का कार्य करती हैं और कानूनी संविधान को कार्य रूप देती हैं तथा उसे प्रगतिशील समाज व राजनीतिक विचारों के अनुकूल बनाए रखती हैं। तो ये परंपराओं के संदर्भ में है कि परंपराओं का कितना महत्व है। और आगे हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जो स्थान आदत या कहें स्वभाव का होता है, वह राज्य के जीवन में वही स्थान प्रथाओं या यूँ कहें परंपराओं का होता है। पुराने संविधान और भूतकाल के प्रति अति सम्मान रखने वाले देशों में प्रथाएं और इसके साथ साथ परंपराएं बहुत अधिक प्रभावशाली होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अन्य देशों में भी प्रथाओं या रूढ़ियों द्वारा संविधान के विकास पर विस्तार का महत्व कार्य करती हैं। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसमें लिखित अंश अल्पमत होते हैं, लिखे हुए नहीं होते हैं, तथा इसका मूल स्रोत संवैधानिक परंपराएं हैं। दूसरी ओर अगर हम कहें कि लिखित संविधान वाले देशों में, जैसे हम बात करें अमेरिका की या बात करें भारत की, इनमें अनेक संवैधानिक परंपराओं का चलन होता है। वर्तमान में लिखित संविधानों के साथ साथ यदि वैधानिक परंपराओं की उपेक्षा की जाए तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों का अध्ययन सही रूप से नहीं हो पाया। प्रथाओं पर केवल ब्रिटिश संविधान का एकाधिकार नहीं है, जैसा कि विलियम हॉल्ड्सवर्थ का कहना है कि जहाँ भी शासन शक्ति भिन्न भिन्न व्यक्तियों में अथवा यूँ कहें कि संस्थाओं के अंदर निहित होती हों, तो इन परिपाटियों या वैज्ञानिक परंपराओं का विकास प्रत्येक काल में और प्रत्येक स्थान पर होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश संविधान की परंपराओं का क्या महत्व है, उनका वो किस लिए जानी जाती हैं। इसमें अगर हम बात करें, ब्रिटिश संविधान में अभिसमों का बहुत महत्व है, बड़ा महत्व है। वस्तुस्थिति के बारे में अगर ये देखें तो परंपराएं और अभिसमों के बिना इंग्लैंड का संविधान क्रियान्वित ही नहीं हो सकता है, यानी वो उसकी कार्रवाई चल ही नहीं सकती है। संविधान, ब्रिटिश संविधान अंशतः लिखित है और अंशतः अलिखित है, यानी कुछ लिखा हुआ है और कुछ अलिखा हुआ है। केवल इतना ही नहीं है, उसका लिखा हुआ भाग अलिखित भाग की तुलना में बड़ा है, बहुत बड़ा है। संविधान का लिखित भाग अपूर्ण है, इसमें कोई बातें छूटी हुई हैं, इन रिक्तियों की पूर्ति परंपराओं द्वारा की जाती है, यानी जो कुछ छूटा हुआ है वो परंपराएं पूरी कर देती हैं। ब्रिटिश शासन के विधान एक अस्थि पंजर जैसा है और परंपराएं मांस के समान हैं, या यूँ कहें कि परंपराएं संविधान को बदलते हुए सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल ढलती हैं। अतः ब्रिटिश संविधान के क्रियान्वयन में परंपराओं का महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। इन्हें संविधान के क्रियान्वयन को सरल बनाया। जहाँ संविधान के क्रियान्वयन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, वहीं परंपराएं तुरंत आगे बढ़ करके वह उलझन दूर करती हैं। परंपराओं के महत्व का कारण ही यह है कि इसके द्वारा ब्रिटिश का संविधान लचीला हो गया है। विल्फ्रेड हैरिसन ने लिखा है कि संविधान के इस लचीलेपन के कारण ही शासन व्यवस्था कई तूफानों का सामना कर पाई है। यही कारण है, डायसिस के बारे में ये बताते हैं, जो व्यक्ति ब्रिटिश संविधान का अध्ययन करना चाहता है वह परंपराओं को उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना संविधान में लिखित विधियों पर है। परंपराएं संविधान की मूल शक्ति है। वे संविधान की, यूँ कहें कि एक व्यवहार संहिता के रूप में भी जाना जाता है। परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में ब्रिटिश संविधान की परिभाषाएं महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इन्हीं संविधान की कार्यविधि को बहुत अधिक प्रभावित किया है। परंपराएं विधि नहीं है, इन्हें न्यायालय द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, अतः इनका उल्लंघन करने पर न्यायालय कोई दंड नहीं दे सकता है। परंतु ये परंपराएं इंग्लैंड के जीवन में इतनी गहरी पीठ बैठ चुकी हैं या इनकी पैठ है कि उतना ही दृढ़ता से पालन होता है जितना संसद या यूँ कहें द्वारा पारित कानूनों का। विभिन्न लेखकों की परंपराओं की अलग अलग परिभाषाएं हैं। डायसी ने परंपराओं की परिभाषा को लिखते हुए वे ढंग निर्धारित करने वाले नियम हैं जिस
से सम्राट स्वेच्छाचारी अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। और इसके संबंध में कहते हैं कि परंपराएं उन समझौता आदतों या यूँ कहें कि प्रथाओं से मिलकर बनती हैं जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र भी होती हैं। बड़े से बड़े सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन संबंधों की गतिविधियों के अधिकांश भाग नियमन करती हैं। इसके संबंध में जेनिक्स कहते हैं कि परंपराओं की व्याख्या करते हुए विधि के बाहर कुछ नियमों का ताना बाना होता है जो विधि के असंगत नहीं होता है, पर इसे कानून की मान्यता प्रदान नहीं करता, जो विधि के नियमों को समान निश्चितता के साथ वर्णित किया जा सकता है। इन नियमों को आजकल सामान्यतः संवैधानिक परंपराओं के नाम से पुकारा जाता है। परंपराओं को राजनीतिक नैतिकता के नियम यानी रूल्स ऑफ पॉलिटिकल मोरलिटी भी कहा गया है। कानून और परंपरा में अगर हम अंतर की बात करें तो कानून संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि परंपराएं आवश्यकतानुसार संयोगवश उत्पन्न हो जाती हैं। कानून लिखित होते हैं, परंपराएं अलिखित होती हैं। कानून न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं, परंतु परंपराएं न्यायालय द्वारा लागू नहीं की जाती हैं। कुछ कानून निश्चित स्पष्ट होते हैं तो जबकि परंपराएं कई बार अस्पष्ट भी होती हैं, अनिश्चित होती हैं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर बताया गया है। जेनिक्स इस बात को कहते हैं कि परंपराएं किसी भी संविधान के अत्यंत मौलिक नियमों के समान हैं, क्योंकि प्राय वे आम जनता की स्वीकृति पर निर्भर होती हैं। लिखित संविधान इसलिए कानूनी नहीं होता है, वह किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है और वह इस कानून में होता है, उसे स्वीकार कर लिया गया। वस्तुतः कानून और परंपराओं का भेद सैद्धांतिक रूप से ही महत्वपूर्ण है। व्यावहारिक रूप से ब्रिटिश में परंपराओं का पालन कानूनों के तुल्य ही होता है। अब हम बात करते हैं परंपराओं के प्रकार की। संविधान की परंपराओं की पूर्ण सूची बनाना असंभव है, क्योंकि अपने स्वरूप में वे वृद्धि या ह्रास की प्रक्रिया द्वारा बदलती रहती हैं, किंतु उनका वर्गीकरण निम्न शीर्षकों के आधार पर, निम्न बातों के आधार पर हम कर सकते हैं, जिसमें पहला है सम्राट से संबंधित परंपराएं, दूसरा है संसद से संबंधित परंपराएं, तीसरा है मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं और चौथा है राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं। अब हम बात करते हैं संसद से संबंधित परंपराएं। इसमें ये बताया गया है कि ब्रिटिश सम्राट लोक सदन में बहुमत दल के नेता मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करेगा और उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। दूसरी है सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। तीसरी है सम्राट यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से विधायकों को वीटो पावर प्राप्त है, परंतु पिछले 304 वर्षों में किसी भी सम्राट ने विधेयक पर वीटो का प्रयोग नहीं किया है, अतः ये परंपरा बन गई है कि सम्राट अपने वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। अगला है सम्राट सारा प्रशासन कार्य अपने मंत्रियों के परामर्श से करेगा। सम्राट को यद्यपि लोक सदन को भंग करने का अधिकार सैद्धांतिक रूप से प्राप्त है, परंतु अब परंपरा स्थापित हो गई है कि सम्राट इस शक्ति का प्रयोग केवल प्रधानमंत्री के परामर्श से करेगा। प्रधानमंत्री के विरुद्ध आया विश्वास पत्र पारित होने के बाद सम्राट विरोधी दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। दूसरी है संसद संबंधी परंपराएं। संसद संबंधी परंपराओं की जब हम बात करते हैं तो संसद अधिवेशन वर्ष में एक बार होना चाहिए। लोकसभा अधिवेशन जब अपील न्यायालय द्वारा होता है तब कानूनी लॉर्डों से वो को इसमें अवश्य संबंधित होना चाहिए। लोक सदन का अध्यक्ष, जिसे वहाँ स्पीकर कहा गया है, राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्दलीय होता है और अपने निर्वाचन क्षेत्र के निर्विरोध चुना जाता है तथा वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग बहुत कम और इस प्रकार से करता है कि सदन स्वयं निर्णय कर सके। इसके साथ साथ ही कानून बनाने से पहले विधेयक में 3 वाचन होते हैं। धन विधेयक सबसे पहले लोक सदन में रखा जाता है। तो ये परंपराएं संसद संबंधित थी। अब है मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं। इस मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराओं की जब हम बात करते हैं तो बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों में से मंत्रिमंडल गठन करता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का नहीं। मंत्रिमंडल की कार्यवाही और निर्णय लुप्त रखे जाते हैं। मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास पत्र माना जाता है। अगला है किसी भी मंत्री विरुद्ध लोक सदन में अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। अब है राष्ट्रमंडल के संबंधी परंपराएं। राष्ट्रमंडल के सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन राजा या रानी करेगी। किसी भी उपनिवेश के संबंध में संसद तभी कानून बनाएगी जब उपनिवेशों की ओर से कोई लिखित में प्रार्थना पत्र होगा। राष्ट्रमंडल संबंधी विषयों पर राजा अपने मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार कार्य करेगी। और इसी के साथ में स्पष्ट हो जाता है कि इंग्लैंड में परंपराएं न केवल संख्या बहुत अधिक है बल्कि उनका महत्व भी बहुत अधिक है। ब्रिटेन में समुचित मंत्रिमंडल प्रणाली संवैधानिक परंपराओं पर आधारित है, यद्यपि ये परंपराएं विधि की यानी कानून की किसी भी पुस्तक में नहीं पाई जाती है, ये ध्यान रहे। और
संवैधानिक परंपराओं पर आधारित होती हैं। इसके साथ साथ फिर भी विधि के समान ही मान्यता है। प्रत्येक अंग्रेज ने आदर की दृष्टि से देखता है। कितना आश्चर्यजनक बात है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था या यूं ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सर्वाधिक संपूर्ण एवं केंद्रीय स्थान वाले प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में सन 1937 में क्राउन के मंत्री अधिवेशन में पारित तक लिखे हुए हैं। यहाँ उल्लेख है कि अधिकांश परंपराएं सम्राट और जनता के मध्य लंबे समय के परिणाम स्वरूप प्रतिष्ठित हुई हैं और उनके द्वारा कॉमन सभा यानी सम्राट सन्य शक्ति छीनने में सफल हुए हैं। अब हम बात करते हैं परंपराओं की पालना क्यों की जाए। ऐसी क्या बातें हैं जो परंपराओं को माना जाता है। इसमें इंग्लैंड में जो परंपराओं का पालन उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से अमेरिका के संविधान में प्रावधानों का पालन किया जाता है। परंपराएं कानून नहीं है तो भी उनका पालन उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से कानून का पालन किया जाता है। अनेक विद्वान इस पे अलग अलग अपनी बातें बताते हैं, जिसमें जैसे प्रसिद्ध विद्वान डाइस ये कहते हैं कि परंपराएं और कानून एक दूसरे पर आश्रित हैं। परंपराएं और कानून एक दूसरे पर आश्रित हैं। यदि परंपराओं को तोड़ा जाए तो कानूनी व्यवस्था स्वयं में टूट जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार नहीं किया जाता है तो देखने में केवल परंपरा ही टूटती है, परंतु इसमें वास्तव में कानून भी टूट जाएगा। प्रतिवर्ष संसद का अधिवेशन यदि नहीं बुलाया जाता है तो इसमें कई कानूनी उलझनें उत्पन्न हो जाएंगी। न तो बजट स्वीकृत हो पाएगा और न ही सेवा संबंधी कानून का नवीनीकरण होगा। यदि संसद का अधिवेशन नहीं बुलाया जाए तो दोनों कानूनी व्यवस्थाएं भंग हो जाएगी और अनधिकृत धन से सेना का वेतन आदि देना गैर कानूनी हो जाएगा। सारी शासन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो कितना महत्वपूर्ण है। डाइस ने बताया कि ये कितनी परंपराएं महत्वपूर्ण रूप से मानी गई हैं। इसके साथ ही लावेल के विचार हैं कि इसके संबंध में लावेल अपना विचार रखता है कि संवैधानिक परंपराओं का पालन इसलिए किया जाता है कि लोकसभा का समर्थन प्राप्त है। परंपराओं को चूंकि जनता द्वारा आदर प्राप्त है, अतः इसकी प्रतिनिधि सरकार भी उतनी ही आदर करती है। इसके संबंध में लास्की ये कहते हैं कि इस परंपराओं के पालन के दो कारण हैं। परंपराओं क्यों मानते हैं, उनके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि परंपराएं प्रचलित समसामयिक संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है और इस उनकी प्रक्रियाओं में सहायक होती हैं। दूसरा कारण बताया कि सब राजनीतिक दल देश के सामाजिक आर्थिक ढांचे के आधारभूत बातों के विषय में एकमत हैं और इसी कारण से ये संबंधित एक सी परंपराएं ही भी इन्हें समान रूप से मान्यता होती है। अब हम बात करते हैं संक्षिप्त रूप में संविधान की परंपराओं के पालन के निम्नलिखित कारण। क्या कारण है वो कारणों में बात करते हैं। पहला कारण है परंपराएं उपयोगी हैं, ये कारण है। दूसरा है परंपराएं जन समर्थक पर आधारित हैं, ये भी एक कारण इसलिए मानते हैं कि जन समर्थक आधारित रहती हैं। इसमें अगर बात करें तो इंग्लैंड की जनता परंपराओं को हृदय से पालन करना चाहती है। यदि इनका उल्लंघन होता है तो उन्हें कानूनी रूप से देने में भी नहीं चूकेगी। इसका प्रमाण यह है कि लॉर्ड सभा जैसे 1909 में लॉर्ड जॉर्ज बजट स्वीकार कर दिया। इंग्लैंड में ये सत्तारूढ़ स्थापित हो चुका था कि लॉर्ड सभा कॉमन सभा द्वारा पारित किए गए बजट को अस्वीकार नहीं करेगी, परंतु लॉर्ड सभा ने ऐसा कर दिया तो कॉमन सभा को भंग कर दिया गया। यह मामला मतदाताओं को सौंपा गया। इंग्लैंड के मतदाताओं ने कॉमन सभा की कार्यवाही का समर्थन किया और उदार दल को पुनः सत्तारूढ़ किया। फलतः 1911 में का ये संसदीय अधिवेशन पारित किया जिसमें लॉर्ड सभा की शक्तियों को गठा दिया गया। तो ये परंपरा बनी। इसके साथ साथ ही हम बात करते हैं परंपराओं ने संविधान की कार्यवाही कार्यप्रणाली को सुगम बनाया, ये भी कारण है। इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें दूसरे कारण अगले कारण की, तो परंपराओं द्वारा कार्यपालिका का लोकतांत्रिकरण। परंपराओं द्वारा इंग्लैंड में निरंकुश कार्यपालिका का लोकतंत्रीकरण हुआ है। इसके संबंध में फाइनर ये कहते हैं कि राजतंत्रीय संविधान को लोकतंत्रीय संविधान के रूप देने में 17वीं शताब्दी से 21वीं तक आने में ब्रिटिश के लोगों ने नए अनुच्छेद जोड़ने को पसंद नहीं किया। ये सत्तारूढ़ों के विकास पर निर्भर करती है। परंपराओं के ये संभव बना दिया गया जिस पर मंत्रिमंडल के पीछे लोक सदन का बहुमत न रहे उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। अगली परंपरा है समान संहिताएं। परंपराओं का पालन कुछ रूप से इस प्रकार से किया जाता है कि वे समान संहिता हैं, कोड ऑफ ऑनर हैं, वे खेल के नियमों के समान हैं। यदि उनका उल्लंघन होता है तो निस्संदेह ही कोई गैर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, परंतु असंवैधानिक आवश्यक होगा। इसके विरुद्ध जनता की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यही कारण है कि एडवर्ड अष्टम को भी जनमत के सामने झुकना पड़ा जब जनमत ने उसे एक कैथोलिक स्त्री से विवाह करने की आज्ञा नहीं दी, क्योंकि वह परंपरा है कि राजघराने के लोगों के लिए प्रोटेस्टेंट ईसाई होना जरूरी है। तो एक परंपरा है, ये भी परंपरा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें उसकी तुलनात्मक विश्लेषण की,
संवैधानिक परंपराओं की तुलनात्मक विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि इंग्लैंड के संविधान की भांति अमेरिका के संविधान में परंपराओं का बहुत अधिक महत्व है, बहुत अधिक महत्व पाया जाता है। इसके सामने BRDA के शब्दों में ये बात आती है कि अमेरिकी संविधान के अंतर्गत क्रांतिकारी परिवर्तन संशोधनों या अधिनियमों द्वारा नहीं है, अपितु रीति रिवाजों और प्रथाओं के से हुआ है, जिससे कि संविधान की आत्मा ही बदल गई है। अमेरिकी संविधान में लिखित दस्तावेजों के अतिरिक्त मुख्य परंपराएं इस प्रकार से हैं: राजनीतिक दल, कैबिनेट प्रणाली का उद्भव, सीनेट का शिष्टाचार, राष्ट्रपति का चुनाव और अगला है कार्यपालिका द्वारा दिए गए समझौते। तो इस प्रकार से हम लिखे हुए हैं ये परंपराएं, और अमेरिका संविधान के परंपराएं बराबर से विकास होती रही हैं। और इसके संबंध में ब्राइस कहता है कि लिखित संविधान व्याख्याताओं द्वारा विकसित होते हैं और रीति रिवाजों द्वारा वर्दी होती है। अगर अब हम तुलना करें, मान लीजिए तुलना की जाए, तो इंग्लैंड का संविधान और अमेरिका के संविधानों की तुलना करें परंपराओं के संबंध में, तो इंग्लैंड के संविधान में परंपराएं अधिक हैं, ये भी अच्छी बात है। अमेरिका के संविधान में परंपराएं कम हैं। इसके साथ साथ ही इंग्लैंड के संविधान का स्रोत परंपराएं हैं। इंग्लैंड में जितने भी संविधान की बातें ली गई हैं वो परंपराओं से ली गई हैं, तथा विकास भी परंपराओं के द्वारा ही माना गया है या परंपराओं के द्वारा ही होता है। इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें, अमेरिका के संविधान के स्रोत लिखित हैं, लिखे हुए हैं, लिखित संविधान है, और जबकि विकास की कुछ सीमाओं तक प्रथाओं द्वारा हुआ है, लिखा हुआ है, और कुछ थोड़ा बहुत कुछ प्रथाएं चली आ रही है जिनके आधार पर संविधान बना है। इसके साथ ही बात करते हैं परंपराओं के अंग्रेजी संविधान को लचीला बनाया। परंपराओं ने अंग्रेजी संविधान को लचीला बनाया। अमेरिकी संविधान की जटिलता प्रथाओं से कारण कम हुई है, और अगली जो अंतर है वो परंपराओं को तोड़ने पर गंभीर प्रतिक्रिया और परिणाम हो सकते हैं। अगर इंग्लैंड के संविधान में परंपराएं टूटती हैं तो प्रतिक्रियाएं होंगी और उनके गलत परिणाम होंगे, और अमेरिका में परंपराओं को तोड़ने पर सरकार की कार्य प्रणाली कठिन हो सकती है, किंतु गंभीर प्रतिक्रिया की संभावना कम हो सकती है। तो ये दोनों के उसमें अंतर पाया गया कि उसमें इस प्रकार का अंतर है और उसमें इस प्रकार का, दोनों में अंतर है।